Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 के यूनिट 4 परसेप्शन टाइप्स एंड एरर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, जेस्टॉल प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में पढ़ा कि परसेप्शन क्या होता है। अब हम यूनिट 4 में इसी को आगे लेके चलेंगे और परसेप्शन के टाइप्स और एरर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। परसेप्शन टाइप्स एंड एरर्स ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सिंस विजन सीम्स एन effortless process, we often take this process for granted. However, in reality, the process of perceiving color, shape, form, movement is not simple. तो क्या होता है कि हम विजन मीन्स हम जो भी चीज़ें अपनी आइज से परसीव कर रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं, हम उससे बहुत एफर्टलेस, क्योंकि हमें नहीं लगता हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज़ के लिए, कुछ भी विजन करने के लिए, तो हम इसे बहुत ही ये एक बहुत एफर्टलेस प्रोसेस है, तो हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाउएवर इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ परसीविंग कलर, शेप, फॉर्म, मूवमेंट इज़ नॉट सिंपल। बल्कि रियलिटी में क्या होता है कि जो ये पूरी प्रोसेस होती है कलर्स को, शेप्स को और फॉर्म को, मूवमेंट को, उन सबको परसीव करने की, सिंपल नहीं होती। इन दिस यूनिट वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ परसीविंग वेरियस टाइप्स ऑफ परसेप्शन सच एज डेप्थ, डिस्टेंस, मूवमेंट एंड साइज। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी जितने भी तरीके की परसेप्शन होते हैं, हम किस तरीके से डेप्थ को, किस तरीके से डिस्टेंस को, मूवमेंट को, साइज़ को, इनको किस तरीके से परसीव करते हैं, इस बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्दर वी विल सी हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ इल्यूजन अफेक्ट आवर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो इल्यूजन्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो किस तरीके से हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या मतलब ओवरऑल चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। Perception of depth and distance. Depth perception refers to one's visual ability to perceive the world in 3 dimensions and thus enabling us to judge the distance of an object. अब डेप्थ परसेप्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है डेप्थ परसेप्शन क्या। डेप्थ परसेप्शन से मीनिंग है कि हमारी टेंडेंसी कि हमारी जो विजुअल एबिलिटी है कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं अपने सामने, हम उसकी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टिमुलस है, उसकी इमेज हमारे रेटिना पर 2D बनती है, यानी कि 2 डायमेंशनल होते हैं, बट हम उसे परसीव क्या करते हैं 3 डायमेंशनल। अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगी, एक इलस्ट्रेशन, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिख रहा है, इस इलस्ट्रेशन में ट्रेन है, यहाँ पर भी यही ट्रेन है और यहाँ पर भी वही ट्रेन है, बट जब हम इसे परसीव करते हैं तो जब हम ट्रेन को देखते हैं अपनी आइज़ से, तो हमारी आइज़ की रेटिना पर इमेज बनती है ऐसे 2D इमेज, जिसमें सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा ट्रेन का या फिर किसी भी स्टिमुलस का। ये क्या है 2D इमेज जो हमारी आइज़ की रेटिना पर बनती है, बट हम इसे परसीव कैसे करते हैं 3D, इसमें डेप्थ भी इंक्लूड होती है। 3D हम इसे परसीव करते हैं, तो ये होता है डेप्थ परसेप्शन। जब हम कोई भी इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टिमुलस है, हमारी रेटिना पर उसकी इमेज 2D बनती है, बट हम उसे परसीव कैसे करते हैं 3D। हम उसमें डेप्थ भी इंक्लूड करते हैं कि कितनी वॉल्यूम है, कितनी लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, सब इंक्लूड होता है उसमें। जब हम 3D किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं, वो हम हमेशा ही करते हैं कि हम स्टिमुलस को 3D परसीव करते हैं, वो क्या है डेप्थ परसेप्शन। अगर किसी पर्सन का डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम, उसे डेप्थ परसेप्शन की प्रॉब्लम है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है लाइफ में। और क्यों आती है, क्योंकि ये जो डेप्थ परसेप्शन है ये हमें हेल्प क्या करता है। डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वंस विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन, ये हमने पढ़ लिया, एंड दस एनेबलिंग अस टू जज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और डेप्थ परसेप्शन की मदद से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितनी डिस्टेंस पर है। हमको डेप्थ परसेप्शन से ही पता चलता है कि हमारे जो आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी स्टिमुलस है, हम उनसे कितनी डिस्टेंस पर हैं। तो ये हमें किससे मदद मिलती है, डेप्थ परसेप्शन की वजह से हम डिस्टेंस का पता करते हैं। वेयर एज द प्रोसेस बाय विच वी डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस परसेप्शन। और डेप्थ परसेप्शन की मदद से हम डिस्टेंस को पता करते हैं, और जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्टेंस का पता करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से हम कितनी दूरी पर हैं, या फिर 2 ऑब्जेक्ट आपस में कितनी दूरी पर हैं, उससे बोलते हैं डिस्टेंस परसेप्शन। तो इस तरीके से जो डेप्थ परसेप्शन है उससे हमें क्या पता करते हैं, क्या पता चलता है डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट्स में। हम डिस्टेंस हमें पता चलता है, और वो जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्टेंस को पता करते हैं वो होती है डिस्टेंस परसेप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर। उस मूवी में क्या एक सीन होता है
जिसमें जो वो बच्चा होता है, ईशान नाम होता है आई थिंक उसका, वो जो बच्चा होता है वो अपने भाई के साथ खेल रहा होता है, और जब वो बॉल थ्रो करता है अपने भाई की तरफ तो उसे कभी भी ये नहीं जज कर पाता कि उसे कितनी तेज़ी से बॉल थ्रो करनी है, क्योंकि उसे डिस्टेंस, उसके डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। उसे पता नहीं चलता कि जो मेरा भाई है, हम कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं, मुझे कितनी तेज़ी से बॉल थ्रो करनी है कि वो उस तक जाए। या तो वो बहुत स्लो फेंकता है कि बॉल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, या फिर वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फेंक देता है, इतना फोर्स लगा के कि वो बहुत दूर चल जाती है। तो ये अगर किसी भी पर्सन के डेप्थ परसेप्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पता नहीं कर पाएगा कि कोई भी जो पर्सन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितनी डिस्टेंस पर है। अगर हम कार चला रहे हैं, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेप्थ परसेप्शन, डिस्टेंस परसेप्शन का, कि हमें पता कर कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारे आगे कोई कार है तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी दूरी पर हैं दूसरी कार से, और हमें कब ब्रेक लगाना है। हमारे जो पीछे जो कार है वो हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, या फिर ट्रैफिक लाइट रेड है तो अब हमें कितनी दूरी पर हमें जो स्टॉप करना है। तो या फिर कोई भी पर्सन हमारे आगे से निकल रहा है तो हमें कब ब्रेक लगाना है, हमें डिस्टेंस का नहीं पता होता। तो अगर हमारे डेप्थ परसेप्शन में, डिस्टेंस परसेप्शन में कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है और हम डिस्टेंस का नहीं पता कर पाते हैं। और साथ में जो बच्चे होते हैं उनमें लर्निंग में भी काफ़ी इशू आता है इसकी वजह से। तो the perception of depth and distance. Our brain use both monocular and binocular cues to judge depth and distance. हमारा ब्रेन मोनोक्लियर क्यूज़ और बाइनोक्लियर क्यूज़, ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे, इन दोनों का यूज़ करता है डेप्थ को और डिस्टेंस को जज करने के लिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया कि परसेप्शन ऑफ डेप्थ और डिस्टेंस क्या होता है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोक्लियर क्यूज़ क्या होता है। तो मोनोक्लियर क्यूज़ क्या होता है, दीज आर दोज इन्फॉर्मेशन और क्यूज़ that our brain receive from one eye only. Monocular means, mono means one और ocular means eyes, यानी कि वन आई, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी स्टिमुलस जो हम अपनी वन आई से, यानी कि सिर्फ एक आंख से जो हम परसीव कर रहे हैं, वो सब क्या है, मोनोक्यूलर क्यूज। दीज क्यूज आर वीकर देन बाइनोक्यूलर क्यूज इन स्ट्रेंथ। और ये जो क्यूज होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्या होती है, वीक होती है बाइनोक्यूलर क्यूज के कंपेयर में। अब देखो मोनोक्यूलर क्या, वन आई, तो बाइनोक्यूलर टू आईज। मोनोक्यूलर मीन्स जो हम एक आँख से जितनी भी इन्फॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं, और बाइनोक्यूलर जो हम अपनी दोनों आँखों से जितनी भी इन्फॉर्मेशन परसीव करें, वो सब क्या है, बाइनोक्यूलर क्यूज़। तो जो मोनोक्यूलर क्यूज़ हैं वो बाइनोक्यूलर क्यूज़ के कंपैरिजन में इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन मोनोक्यूलर क्यूज़। तब हम कुछ मोनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोक्यूलर क्यूज़ क्या क्या होते हैं, और फिर हम बाइनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्यूज़ मीन्स कोई भी सिग्नल, कोई भी इंफॉर्मेशन, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोनोक्यूलर क्यूज़ कौन कौन से होते हैं, कौन से कॉमन मोनोक्यूलर क्यूज़ होते हैं। इसमें फर्स्ट है रिलेटिव साइज। अब देखो रिलेटिव साइज से ही पता चल रहा है कि हम कंपेयर करेंगे कि एक चीज़ को दूसरी चीज़, एक चीज़ के किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साइज़ को दूसरे के ऑब्जेक्ट के साइज़ से कंपेयर करेंगे। तो इस क्यू में क्या होता है, दिस क्यू गिव्स us information about the distance of an object based on its relative size with a smaller object. इससे हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस कितना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब वो कैसे पता चलता है कि हम पहले एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके लिए। अब इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, दो पेंसिल है, दोनों का साइज़ सेम है, बट जो छोटी है उसको हम क्या परसीव करेंगे कि वो डिस्टेंस पर है, वो बहुत दूर है, इस वजह से हमें वो छोटी लग रही है। हमारी बुक में भी, जो इग्नू की बुक आपके पास, उसमें भी जो इमेज है उसमें बलून्स है, एयर बलून्स, जिसमें सब बलून्स का साइज़ सेम है, बट जो दूर हैं, जो डिस्टेंस पर, वो हमें छोटे नज़र आ रहे हैं, और जो ज़्यादा पास है वो हमें बड़े नज़र आ रहे हैं। तो हम उनके साइज़ से, जो कि एक्चुअल में सेम है, बट हम उनके साइज़ से क्या पता करते हैं कि वो बहुत डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमें पता चलता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एयरप्लेन। एयरप्लेन कैसे, जब हम आसमान में देखते हैं कोई भी प्लेन जा रहा होता है तो वो बहुत छोटा लग रहा होता है, बट क्या वो एक्चुअल में इतना छोटा होता है, नहीं। और हम जब उसे देखते हैं तो वो जितना ज़्यादा छोटा नज़र आता है, जितना ज़्यादा छोटा हमें प्लेन नज़र आता है, हमें उतना पता चलता है कि प्लेन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है। कभी कभी प्लेन थोड़े नीचे फ्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलता है कि प्लेन की जो साइज़ है वो हमें थोड़ा बड़ा लगता है, वो हमें बड़ा लगता है, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ प्लेन काफ़ी नीचे फ्लाई कर रहा है। बट जो प्लेन बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, हम उससे बहुत छोटा नज़र आता है हमें वो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लेन का साइज़, एक्चुअल जो साइज़ है प्लेन का, वो बहुत बड़ा होता है, जो कि हमें पता होता है। बट हम सिर्फ उसके साइज़ से कि आसमान में उसका साइज़ कितना छोटा है, कितना बड़ा लग रहा है, हम ये पता करते हैं वो कितनी ऊंचाई पर है।
जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होता है वो उतना ज़्यादा छोटा नज़र आता है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्लेन का साइज़ हमारे माइंड में है कि हाँ एक्चुअल प्लेन इतना बड़ा होता है, हम उससे कंपेयर करते हैं कि हाँ प्लेन आसमान में इतना छोटा नज़र आ रहा है, मीन्स वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है रिलेटिव साइज़ का। दिस क्यू वर्क्स ऑन बोथ 2D एंड 3D इमेजेस। और ये जो क्यू ये दोनों ही 2D और 3D इमेजेस दोनों पे वर्क करता है। जैसे हमने अपनी कॉपी पे कोई भी एक इमेज बनाई है, जैसे कि ये इमेजेस हैं, ये क्या है, ये 2D इमेजेस हैं, ये हमारी रेटिना पर भी 2D हैं और हम भी इन्हें 2D ही परसीव करेंगे क्योंकि हमने 2D ही बनाई है। तो ये जो रिलेटिव साइज़ है ये 2D इमेजेस और 3D इमेजेस दोनों पे वर्क करता है। अब ये जो बॉक्स है ये बड़ा है और ये जो बॉक्स है ये छोटा है। तो हम क्या परसीव कर रहे हैं कि जो ये बड़ा बॉक्स है ये काफ़ी आगे है और जो दूसरा बॉक्स है, छोटा बॉक्स जो है वो काफ़ी पीछे, काफ़ी डिस्टेंस पर है, इस वजह से वो छोटा परसीव हो रहा है। तो ये जो रिलेटिव साइज़ क्यू है ये 2D इमेजेस और 3D इमेजेस दोनों पे वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले ये स्लाइड देखते हैं। रिलेटिव साइज, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इन साइज वी परसीव द वन दैट कास्ट्स अ सिमिलर रेटिनल इमेज टू बी फर्दर अवे। मीन्स वही बात है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स उन दोनों का साइज सेम है तो हम क्या परसीव करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट स्मॉल है, जो भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्मॉल हमें परसीव हो रहा है तो वो क्या है, काफ़ी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और जो बड़ा परसीव हो रहा है साइज़ में वो क्या है, काफ़ी क्लोज है, हमसे काफ़ी क्लोज है। तो ये था रिलेटिव साइज। अब नेक्स्ट सेकेंड है मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्थ बाय नोटिंग दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैव अ ब्लेंडेड और स्मूदर टेक्सचर देन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो टेक्सचर ग्रेडियंट हमें क्या हेल्प करती है, एक मेथड होता है डेप्थ डिटरमाइन करने का। कैसे कि इस इलिस्ट्रेशन में आपको दिख रहा है कि ये जो फ्लावर्स है, जो फ्रंट में जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी मतलब जो फ्रंट में जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, इंडिविजुअल फ्लावर्स आर विजिबल इन द फोरग्राउंड बट इन द डिस्टेंस दे लुक लाइक अ स्मूथ कारपेट। फ्रंट में तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये फ्लावर्स हैं, जो इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं ये, बट बैकग्राउंड में क्या लग रहा है, एक स्मूथ कारपेट। इस समय क्या पता चलता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा स्मूथ परसीव होता है, बहुत ब्लेंडेड, काफ़ी स्मूथ परसीव होता है कि ना तो उसमें कोई भी लाइन्स हैं, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई शेप है, सब कुछ स्मूथ है। बट जब हम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं, जब पास में जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ कि इसमें काफ़ी लाइन्स है, वो इंडिविजुअल हमें पता चलता है। जैसे हम किसी वॉल के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में खड़े तो वो क्या हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ परसीव होती है कि ना तो कोई लाइंस हैं, ना ही कोई टेक्सचर है। बट जब हम जितने ज़्यादा उसके क्लोज जाते हैं तो हमें छोटी छोटी लाइन्स, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है वो सब हमें दिखती है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ परसीव हो रही है मतलब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, और अगर हमें काफ़ी फाइन लाइन्स, काफ़ी टेक्सचर हमें परसीव हो रहा है मतलब हम उसके क्लोज हैं। तो ये होता है टेक्सचर ग्रेडियंट। The texture of the objects which are nearer to our eyes are rough or distinct, but as we move further away from it, the texture of the object will become less distinct or smooth, and thus suggesting the perception of more distance. तो टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा नियर होते हैं तो हमें वो काफ़ी रफ और डिस्टिंक्ट नज़र आता है। बट वैन यू मूव फर्दर अवे, बट जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते तो वो क्या होता है, लेस डिस्टिंक्ट या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें नज़र आता है। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है, परसेप्शन ऑफ मोर डिस्टेंस है कि हम अगर किसी चीज़ से डिस्टेंस पर है तो वो हमें क्या होती है, काफ़ी स्मूथ परसीव होती है। तो ये टेक्सचर ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट है थर्ड, मोनोक्यूलर डेप्थ गिव्स रिलेटिव क्लैरिटी एरियल पर्सपेक्टिव। इसे रिलेटिव क्लैरिटी या फिर एरियल पर्सपेक्टिव और हेज, HAZE हेज भी कहते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्थ बाय नोटिंग दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर लेस क्लियर देन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम डेप्थ को कैसे पता करते हैं, इस क्यू से कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होते हैं वो कम क्लियर होते हैं देन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर हम इसे समझें, ये जो सीनरी, ये जो इमेज आपके सामने दिख रही है, इसमें जो पेड़, जितने भी जो पेड़ हैं जो पास में हैं वो क्या हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये ट्रीज़ हैं, बट जो दूर हैं वो क्या हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जब हम
विंटर्स में जब सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, काफ़ी जो धुंध होती है जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें जो चीज़ें काफ़ी दूर होती हैं एटमॉस्फेरिक हेज़ की वजह से, धुंध की वजह से, फॉग की वजह से, अगर कोई चीज़ें पास भी होती है वो भी हमें दूर नज़र आती हैं, और जो दूर की चीज़ें होती हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती। फॉग में क्या होता है ना कि हमें दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है। एटमॉस्फेरिक जितने भी जो एटमॉस्फेयर में जितने भी पोल्यूशन हो गया या फिर जितने भी पार्टिकल्स हो गए, वेपर हो गए, वो क्या होते हैं, हमें परसीव नहीं करने देते चीज़ों को। Tends to work outdoors because light from distant objects passes through more atmosphere. We perceive hazy objects as farther away than sharp, clear objects. The distant mountains look blue and hazy because of dust and moisture in the atmosphere. तो हेज़ में बेसिकली क्या होता है कि जब धुंध होती है, काफ़ी एटमॉस्फेयर में काफ़ी हेज़ होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे काफ़ी क्लोज भी होते हैं वो भी, उसको भी हम क्या परसीव करते हैं कि वो काफ़ी डिस्टेंस पर है हेज़ में। एरियल एटमॉस्फेयर में जितने भी वेपर्स, जितने भी फॉग, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, और इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं कभी कभी रोड पर, कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी कार हमसे कितनी डिस्टेंस पर, और काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्यू टू फॉग हेज़, इसकी वजह से। और जितनी भी जब हम पहाड़ों में जाते हैं, कभी हम रोड पर भी जा रहे होते हैं, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पर होता है तो वो हमें धुंधला परसीव होता है, हम उसे अच्छे से परसीव नहीं कर पाते अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी होता है। बट जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं हम उससे क्या काफ़ी क्लियर परसीव करते हैं। तो ये होता है एरियल परस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, लीनियर परस्पेक्टिव। लीनियर परस्पेक्टिव क्या होता है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्थ by noting that parallel lines appear to converge in the distance. The lines appear to eventually merge on the horizon. लीनियर परस्पेक्टिव में क्या होता है कि हमें क्या परसीव होता है, हम क्या परसीव करते हैं कि दो रोड है या फिर दो स्ट्रेट लाइंस भी हैं, वो आपस में जाके उनके हॉरिजन पर क्या हो रही हैं, वो मिल रही हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं, बट एक्चुअल में वो कभी भी जुड़ती नहीं। जो रेलवे ट्रैक्स हैं या रोड हैं वो कभी भी आपस में जुड़ते नहीं हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ये आपस में मर्ज नहीं हुए, कन्वर्ज नहीं हुए, बट हम क्या परसीव कर रहे हैं कि ये आपस में मर्ज है। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस क्यू सजेस्ट दैट क्लोजर द लाइन्स आर द ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लाइन्स एक दूसरे से क्लोज होंगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो ये हमें पता चलता है लीनियर परस्पेक्टिव से। तो नेक्स्ट है इंटरपोजिशन और ऑक्लूजन। तो इंटरपोजिशन और ऑक्लूजन क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ओवरलैप्ड, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं उस टाइम पे, दैन द ऑब्जेक्ट विच हैज़ बीन ओवरलैप्ड विल बी परसीव्ड एज फर्दर अवे दैन द ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट। अब एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इमेज में क्या दिख रहा है कि जो येलो सर्कल है उसने जो ब्लू सर्कल उसे ओवरलैप करा है। तो ये जो येलो सर्कल है वो क्या है, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, ओवरलैपिंग सर्कल। इसने जो ब्लू सर्कल है उसे ओवरलैप कर रखा है। तो हम इसमें क्या परसीव करेंगे कि जो येलो सर्कल है जिसने ओवरलैप कर रखा है ब्लू सर्कल को, वो ज़्यादा क्लोज है, और जो ब्लू सर्कल है जो ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, काफ़ी डिस्टेंस पर है, वो दूर है, और ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट यानी कि येलो सर्कल वो है, वो पास है। तो इससे हम डिस्टेंस का पता करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट ओवरलैप्ड हो रहा है, जिससे ओवरलैप करा गया है, वो डिस्टेंस पर है, और जो ओवरलैप कर रहा है वो क्या है, क्लोज है। तो ये होता है इंटरपोजिशन और ऑक्लूजन। अब इसमें लास्ट क्या है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, इवन दो दिस क्यू ऑकर्स विद बोथ आइज इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ मोनोक्यूलर क्यू। एकोमोडेशन हमारी दोनों आइज में होता है, बट स्टिल हम इसे क्या किस में कंसिडर करते हैं, मोनोक्यूलर क्यू में कंसिडर करते हैं, जबकि दोनों आइज से ही ऑकर हो सकता है। इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन बिकॉज द साइज ऑफ आवर लेंसेज एकोमोडेट्स देमसेल्फ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। इसे एकोमोडेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो आइज के लेंसेज हैं वो लेंसेज अपने आप ही अपने साइज़ को चेंज कर लेते हैं डिस्टेंस के बेस पे। कैसे, आवर लेंसेज बिकम थिकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू आइज। यानी कि क्या, कि हमारी जो आइज़ के लेंसेज हैं, जैसे ही कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे आइज़ के क्लोज आता है, हमारे आइज़ के जैसे ही क्लोज होता है तो हमारे लेंसेज क्या हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, साइज़ उनका थिक हो जाता है। और जैसे ही कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे आइज़ के लेंसेज क्या हो जाते हैं, वो थिन हो जाते हैं। तो जो एकोमोडेशन क्या होता है कि हमारे आइज़ के लेंसेज थिक या थिन हो जाते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पर है तो हमारी जो आइज़ के लेंसेज हैं वो क्या, थिन हो जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हमारे आइज़ के लेंसेज क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो ये होता है एकोमोडेशन, कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे आइज़ के लेंसेज जो है अपने साइज़ को चेंज करते हैं। और इसी के साथ मोनोक्यूलर क्यूज़ इधर खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर क्यूज़। द क्यूज़ दैट वी रिसीव फ्रॉम बोथ आइज आर नोन एज बाइनोक्यूलर क्यूज़। बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या होते हैं, जो भी क्यूज़ या इन्फॉर्मेशन हम दोनों आंखों से परसीव करते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोक्यूलर क्यूज़। दीज आर मोर पावरफुल दैन मोनोक्यूलर क्यूज़। ये मोनोक्यूलर क्यूज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
द प्रोसेस ऑफ गेनिंग बाइनोकुलर क्यूज टू असेस डेप्थ इज नोन एज स्टेरियोप्सिस। जो प्रोसेस होती है जिसमें हम बाइनोकुलर क्यूज का यूज़ करके बाइनोकुलर क्यूज से हम डेप्थ को असेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टेरियोप्सिस। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरियोप्सिस। द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ बाइनोकुलर क्यूज। दो टाइप्स के बाइनोकुलर क्यूज होते हैं, रेटिनल डिस्पैरिटी और कन्वर्जेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो बाइनोकुलर क्यूज में फर्स्ट क्यू क्या है? रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी क्या? वी ह्यूमंस हैव टू आइज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ एवरेज 6.3 सेंटीमीटर्स। हम ह्यूमंस के पास क्या होते हैं? दो आइज हैं और दोनों कितने गैप से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है एक दूसरे से? 6.3 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है हमारी दोनों आइज के बीच में। देयरफॉर द रेटिनल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। और उस डिस्टेंस की वजह से हमारी आइज में, हमारी दोनों आइज के रेटिनास पर जो इमेज बनती है एक ही ऑब्जेक्ट की, वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अब एग्जाम्पल के लिए आपके सामने जो सबसे क्लोज, या फिर आपकी बुक की, आप उसको सबसे क्लोज, बहुत क्लोज अपनी आइज़ के परसीव करो, बहुत क्लोज अपने आइज़ के सामने रखो और अपनी एक आँख को बंद कर लो। पहले आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करो, उससे जो पूरी जो आपकी बुक है उसकी जो इमेज होगी आपको अलग दिखाई देगी। और फिर आप अपनी राइट आई क्लोज करो, फिर जो आपकी लेफ्ट आई उस पर जो इमेज होगी वो आपको अलग दिखेगी। सेम ही ऑब्जेक्ट है बट जो इमेज है वो क्या है? अलग है आपकी आइज़ के रेटिना पर। क्यों होता है ये? हमारी जो आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से। अगर दोनों ही आइज़ के रेटिना पर इमेज एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग बन रही है तो हम परसीव किस तरीके से कर पा रहे हैं उसे एक होल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे परसीव कर पा रहे हैं? द क्लोजर एन ऑब्जेक्ट इज टू आइज ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन द रेटिनल इमेज। जितनी ही पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा डिफरेंट रेटिनल इमेज बनकर के आएगी। आवर ब्रेन एनालाइज द डिग्री ऑफ disparity between these two separate retinal images and produces a single image of the object to judge information of depth, height and width। हम अब इसमें हमारा ब्रेन क्या रोल करता है? हमारा ब्रेन दोनों ही जो इमेजेस हैं उनको एनालाइज करता है, इन दोनों को एनालाइज करके क्या करता है? एक सिंगल इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट की। दोनों सेपरेट जो रेटिनल इमेजेस हैं उनको कलेक्ट करके एनालाइज करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है ताकि हम जज कर सके कि कितनी डेप्थ है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये होता है रेटिनल डिस्पैरिटी। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है? सेकंड, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? आवर आइज मेक्स एन एंगल वाइल फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नोन एज कन्वर्जेंस एंगल। हमारी आइज जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो एक एंगल बनाती हैं और उस एंगल को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस एंगल। कन्वर्जेंस एंगल फॉर डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। और वो जो एंगल होता है कन्वर्जेंस एंगल, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और जो डिस्टेंट पे जितनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन दोनों के लिए डिफरेंट बनता है। When an object is at distance, our eyes make smaller convergence angle। जब कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पर होता है तो हमारी आइज़ में जो एंगल बनता है कन्वर्जेंस एंगल वो काफ़ी छोटा बनता है। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू आवर आईबॉल्स रोटेट इनवर्ड्स एंड फॉर्म अ लार्ज कन्वर्जेंस एंगल। और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ के काफ़ी क्लोज होता है तो उस टाइम पे जो कन्वर्जेंस एंगल बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है और हमारी आईबॉल्स क्या होती है? वो इनवर्ड्स में होती है। मतलब इसके लिए क्या करो कि आपके पास अगर कोई पेन है, आप उसको पहले दूर एक डिस्टेंस पर रखो, तब जो आपकी आइज़ होंगी उसमें जो एंगल बनेगा कन्वर्जेंस एंगल वो काफ़ी छोटा बनेगा। बट फिर आप उससे काफ़ी अपनी आइज़ के क्लोज, बिल्कुल अपनी आइज़ के बीच में आप रखो पेन को और फिर आपकी जो आईबॉल्स होंगी वो इनवर्ड्स में जाएंगी। आईबॉल्स होंगी वो आपके नाक के क्लोज आ जाएंगी। मतलब आप समझ गए कि क्या कैसे होता है। तो उस टाइम पे जो कन्वर्जेंस एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो होता है कन्वर्जेंस एंगल। दिस चेंज इन कन्वर्जेंस एंगल गिव्स अ क्लू अबाउट डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ द परसीवर। और ये जो चेंज होता है कन्वर्जेंस एंगल में, इस एंगल से हमें क्या पता चलता है कि डेप्थ और डिस्टेंस क्या है किसी भी परसीवर का। वो कोई भी परसीवर है वो किस तरीके से किस डेप्थ को, डिस्टेंस को परसीव कर रहा है, उससे कन्वर्जेंस एंगल चलता है। इसके लिए हमारी बुक में एक इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, हम देखते हैं उसे। तो इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिख रहा है? एक पर्सन है, अभी कोई ऑब्जेक्ट है जो उससे काफ़ी डिस्टेंस में रखा हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस में। तो जो उसकी आइज़ है उसकी शेप क्या है और जो कन्वर्जेंस एंगल है वो छोटा बना है। जो यहाँ पे जो एंगल बना है वो क्या बना है? काफ़ी छोटा बना है। बट यहीं पे जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? काफ़ी आइज़ के पास है। तो आइज़ किस तरीके से इन्वर्ट्स में गई है और जो एंगल है वो क्या बना है? काफ़ी बड़ा। तो होता है कन्वर्जेंस एंगल। आई होप कि आपको समझ में आया और इसी के साथ ये वीडियो इधर खत्म हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और कमेंट्स में अपना फीडबैक और अपनी क्वेरी ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।